Hello everyone, welcome to स्नेहा हिस्ट्री क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम रिसर्च के बारे में बात करेंगे, पीएचडी के बारे में बात करेंगे कि आप पीएचडी का प्रोसेस क्या होता है, उसमें एडमिशन क्या होता है, तो उस सब के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ। देखिए, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था इनिशियली कि मैं पीएचडी में जाऊं, बट बिकॉज आई वाज ऑलवेज वेरी गुड इन हिस्ट्री। स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर मैंने हमेशा बहुत अच्छा स्कोर किया है। स्कूल की बात करें तो मैंने टॉप किया था +2 में। आई हैड ह्यूमैनिटीज़ और उसमें हिस्ट्री में आई स्कोर्ड 91 मार्क्स। और आगे चलकर जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो आई हैड बीए विद हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स में भी आई परफॉर्म वेरी वेल। कॉलेज में भी आई गॉट पोजीशन इन हिस्ट्री सब्जेक्ट। तो मैंने ये नोटिस किया कि हिस्ट्री में मैं हमेशा बहुत अच्छा कर रही हूँ। फिर आगे चलकर मैंने एमए इन हिस्ट्री किया। तो मैं अगर जो लोग जो है रिसर्च पीएचडी में आना चाहते हैं, रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं और या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि देखिए, मिनिमम क्राइटेरिया जो जो यूजीसी के अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, दैट इज़ टू क्लियर यूजीसी नेट। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो बेसिकली मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इज़ टू क्लियर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चररशिप। तो नेट क्वालिफाई करना होता है एंड उसके बाद आपको पीएचडी करनी होती है। तो इसका मैं प्रोसेस आपको बता देती हूँ कि एमए के फर्स्ट ईयर को कंप्लीट होने के बाद, मतलब आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जब आपका वो दोनों हो जाता है, तो यू कैन अपीयर फॉर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम। उससे पहले आप अपीयर नहीं कर सकते हैं और उसके बाद आप जब भी करना चाहें। अगर आप इफ़ यू आर लकी इनफ और आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपका यूजीसी नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, डरना मत। ये मत सोचो कि नहीं, यूजीसी नेट तो बहुत बड़ा पहाड़ है, क्योंकि ये माइंडसेट एक्चुअल में आप देखेंगे स्टूडेंट्स के अंदर काफ़ी है। पर लेट मी फ्रैंकली टेल यू, आई हैव क्लियर्ड यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो उसके लिए मेनली क्या है कि जब भी आप मास्टर्स में एक बहुत अच्छे से पढ़िए, जो भी सब्जेक्ट को, चाहे वो एंशंट हो, मिडीवल हो, मॉडर्न हो, जो भी आप आगे परस्यू करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप पीएचडी या रिसर्च परस्यू करना चाहते हैं, उन्हीं पेपर्स को आप अपने मास्टर्स प्रोग्राम में चूज़ करिए। इट विल गोइंग टू हेल्प यू फर्दर। खैर, जब मैंने यूजीसी नेट दिया था तब तो पेपर सब्जेक्टिव होता था, पर अब जो है इट इज़ ऑल ऑब्जेक्टिव। तो थोड़ा सा लक भी मैटर करता है। मेहनत आप करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे और सब्जेक्ट के साथ जो है कनेक्टेड रहेंगे तो आई विल अश्योर यू कि आपका यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा। पर खैर, ये जो वीडियो है ये यूजीसी नेट पे नहीं है, ये रिसर्च के ऊपर है। तो मैं वैसे आपको बेसिक क्राइटेरिया बता दूँ कि यूजीसी नेट मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने सोचा बीएड करने के लिए। व्हेन आई वेंट फॉर बीएड, रिज़ल्ट मैंने मास्टर्स कंप्लीट होते ही 2 साल का उस समय पे कोर्स होता था और उसके बाद आई हैव गिवन यूजीसी नेट का एग्ज़ाम। और जब मैं बीएड कर ही रही थी तो रिज़ल्ट आया और मेरा यूजीसी नेट क्लियर हो गया। देन आई डिसाइडेड कि मैं आगे चलकर जो है पीएचडी में एनरोल हो जाती हूँ। तो देखिए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग रूल होता है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में, दैट इज़ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, तो वहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है वहाँ से मैंने अपना पीएचडी प्रोग्राम किया है। तो यहाँ पे देखिए, डिसिप्लिन में भी अलग अलग जो है रूल्स होते हैं, अलग अलग डिसिप्लिन में। तो जिस समय मैंने जो है पीएचडी करी थी, आई स्टार्टेड इन द ईयर 2012, मेरी एनरोलमेंट हुई थी पीएचडी में। तो उस समय पे रूल होता था, या तो आप पीएचडी एंट्रेंस निकालिए या फिर आप यूजीसी नेट निकालिए। दोनों में से अगर आपके पास कोई भी है तो आप आके पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। अब पीएचडी में एनरोल कैसे हो सकते हैं? तो देखिए, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जितने भी प्रोफेसर्स हैं आपके डिपार्टमेंट में, उनके पास कितनी कितनी सीट्स हैं। वो आपको इन्फॉर्मेशन आपके डिपार्टमेंट से मिल जाएगी या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी मिल जाएगी। तो वो सीट्स के अकॉर्डिंगली आप जिनके भी अंडर करना चाहते हैं, आप मेरा तो बेस्ट सजेशन ये रहेगा कि आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखिए। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आप आगे का 5 साल 6 साल जितना भी टाइम आप पीएचडी में निकालेंगे, उसमें आपको एक टॉपिक के साथ इतने टाइम तक काम करना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ही ब्लैंक होके मत जाइए। ठीक है, पहले से ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए ड्यूरिंग योर मास्टर्स कि आप आगे किस फील्ड में जो है रिसर्च करना चाहते हैं।
और उसके बाद आप देखिए कि उस पर्टिकुलर फील्ड में कौन से प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने अपनी रिसर्च करी हुई है या वो रिसर्च करवा रहे हैं, जिनकी स्पेशलाइजेशन उस पर्टिकुलर फील्ड में है। उसके बाद आप जाके उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर वो अग्री हो गए फिर तो आपकी सीट पक्की है। तो फिर या तो आपका पीएचडी एंट्रेंस क्लियर होना चाहिए, और या फिर आपका यूजीसी नेट अगर क्लियर है तो आप डायरेक्टली जो है पोस्ट एनरोलमेंट में आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं। तो खैर ये रूल तो 2012 का था, बट प्रेजेंट टाइम में मैं आपको ये बता दूं कि आज के टाइम पे पीएचडी एंट्रेंस भी क्लियर करना होता है और इसके साथ जेआरएफ भी करना होता है। सो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट के अलग अलग रूल है। तो वैसे आप या तो एंट्रेंस के थ्रू आ सकते हैं या फिर जेआरएफ के थ्रू, तो वो आप पहले ही जाके डिपार्टमेंट में बात कर लेना। ठीक है, अब अगर आपने डिसाइड कर ही लिया कि क्या इंटरेस्ट एरिया है और आपने किसके अंडर करना है, उसके बाद आप एप्लीकेशन लिख के दे देते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं, देखिए जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, इंटरेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएचडी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटरेस्ट। अगर आपका उस टॉपिक पे इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस टॉपिक को बहुत लंबे समय तक परस्यू नहीं कर पाएंगे, आप उससे बोर हो जाएंगे और आपको उसमें डूब के काम करना है। और अगर आपको उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो आपको वो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक जो फैक्टर मैं आपको बताऊंगी, पीएचडी में अगर आपने जिस भी टॉपिक को आप चूज़ करिए उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट इज इंटरेस्ट। दूसरा आपको ये देखना है कि उस एरिया में काम कितना हुआ है। देखिए आप ऐसे कोई भी रैंडम टॉपिक जिस पे ऑलरेडी बहुत रिसर्च हो गई है, अगर आप वो लेकर आएंगे तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको कुछ ऐसा लेकर आना है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, कुछ आपने न्यू फाइंडिंग्स करनी है, तभी वो रिसर्च हुई। अगर आप बात करें कि फ्रीडम मूवमेंट में एक अलग एस्पेक्ट लेके आ जाएं तो फिर उसका काउंटर होगा, नहीं तो फ्रीडम मूवमेंट में तो ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो चुकी है। सो आपको वो इंटरेस्ट कैसे आएगा, वो टॉपिक आप कैसे डिसाइड करेंगे, उसको करने से पहले आपको हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सो आप ब्रॉडली एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न, वैसे तो जब आप मास्टर्स कर ही रहे होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका एंशिएंट में इंटरेस्ट है, कि आपका मिडीवल में या आपका मॉडर्न में इंटरेस्ट है। जब वो आपको पता लग जाएगा फिर आपने क्या करना है, आपने जनरल किताबों से शुरू करना है। तो कोई भी एंशिएंट की, मिडीवल की, मॉडर्न की जिसमें एक जनरलाइज्ड हिस्ट्री दी हुई है उससे आप पढ़ना शुरू करिए। तो हमें इसमें क्या करना है, मैक्रो से माइक्रो लेवल तक लेकर आना है, मतलब बड़े को और छोटा 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 करना है, क्योंकि आप रिसर्च उसी टॉपिक पे करेंगे जो कि बिल्कुल माइक्रो हो, बिल्कुल छोटे टॉपिक पे। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने टॉपिक की बात करूं तो मेरे जो पीएचडी थीसिस है उसका नाम था द चमार्स ऑफ हरियाणा, अ स्टडी इन द 20th सेंचुरी। तो देखिए हरियाणा में दलित्स के ऊपर काम ही नहीं हुआ है, तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे इससे रिलेटेड वर्क नहीं मिला। अच्छा, अब मैं ये बता दूं आपको कि ये टॉपिक मैंने क्यों चूज़ किया। तो देखिए जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो हमारे डिपार्टमेंट में एक पेपर होता था दलित स्टडीज़ करके, ठीक है, दलित्स इन मॉडर्न इंडिया। मैंने वो पेपर सेलेक्ट किया था और उसी को जब मैं वो पेपर को पढ़ रही थी तो मेरा काफ़ी इंटरेस्ट उस टॉपिक के अंदर था। तो मैंने यही सोचा था कि अगर इन फ्यूचर मैं रिसर्च करूंगी तो मैं इसी टॉपिक पे करूंगी। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने दलित्स के ऊपर काम करना सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे भी जो सीनियर्स थे उन्होंने ही मुझे गाइड किया था। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं एक और बता दूं कि आप हमेशा अपने सीनियर्स के साथ अच्छे से बना के रखिए। ठीक है, क्योंकि वही आपको एक्चुअल में गाइड करने वाले हैं कि आपने काम कैसे करना है। ऑब्वियसली सुपरवाइजर इज़ द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो सबसे ज़रूरी है, पर उसके बाद कोई आता है तो वो आपके सीनियर्स आते हैं। तो मुझे ऐसे ही मेरे सीनियर ने सजेस्ट किया कि आप देखिए कि ये जो भी काम आप कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप देखिए कौन से प्रोफेसर्स के पास वो स्पेशलाइजेशन है जो ऑलरेडी इसमें काम कर चुके हैं, और दूसरा वेदर दे हैव अवेलेबल सीट्स और नॉट। तो मेरे काम के ऊपर जो मेरी सुपरवाइज़र है प्रोफेसर देवी सरोही, वो ये पेपर भी पढ़ा रही थी और इसके साथ साथ जो हैं मैम ने बहुत से स्टूडेंट्स को इसी फील्ड में काम करवाया था और वो उनकी स्पेशलाइजेशन थी। तो अब क्या हुआ, व्हेन आई वाज डूइंग माय बीएड, मुझे पता लगा इन बीच में ही कि नेट का रिजल्ट आया और मेरा नेट क्वालिफाई हो गया है। तो मैं सीधा गई यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट में, और मैंने मैम से जाके बात करी। मैंने कहा कि मैम मुझे इस टॉपिक पे
दलित्स के ऊपर काम करना है और आपकी स्पेशलाइजेशन है, तो मैं आपके अंडर ही काम करना चाहती हूँ। एंड बिकॉज मैं पुरानी स्टूडेंट हूँ तो वो मुझे अच्छे से जानती थी मैम, और उन्होंने बोला ठीक है, वो अग्री कर गए और उनके पास सीट्स भी अवेलेबल थी। तो फिर मैंने वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख के डिपार्टमेंट में सबमिट करा दी, ये बोलकर कि मैं देवी सिरोही मैम के अंडर जो है अपनी पीएचडी को परस्यू करना चाहती हूँ। क्राइटेरिया मेरा ऑलरेडी क्लियर था, बिकॉज या तो पीएचडी का एंट्रेंस आपका क्लियर होना चाहिए या फिर नेट। सो बिकॉज माई नेट वॉज क्लियर, तो मुझे ईजिली जो है एडमिशन उसके अंदर मिल गया। ठीक है, अब आगे अब क्या हुआ कि मैंने पढ़ना शुरू किया। खैर मेरा तो इंटरेस्ट आ गया था, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि मैक्रो से माइक्रो करना है। तो आपने सपोज मॉडर्न किया, मॉडर्न में फिर आप देखेंगे टाइम पीरियड कि कौन सी टाइम पीरियड में आप काम करना चाहते हैं, एरिया ऑफ रिसर्च कौन सी जगह पे आप करना चाहते हैं। अब सपोजिडली आप रहते हैं चंडीगढ़ में, बट आपको काम करना है अंडमान निकोबार में, तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक तो आपका एक्सपर्ट को वो नॉलेज होनी चाहिए जिसके अंडर आप करने वाले हैं। दूसरा, आप एक्सेस कर पाएंगे वो एरिया या नहीं। ठीक है, क्योंकि देखिए पीएचडी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सस्ता नहीं होता है, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, तो बहुत पैसा लगता है। या तो आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए, या आप इतना स्ट्रॉन्ग आपका बैकग्राउंड होना चाहिए कि वो सारे फाइनेंसेस आप क्लियर कर सके। तो वो उस चीज़ के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि आप कौन से एरिया को चूज करेंगे फॉर योर रिसर्च, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप कट 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 करते हुए अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, सो जैसे अपने एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रही थी, तो अभी तो जनरलाइज्ड वर्क था दलित्स के ऊपर। तो देखिए पहले तो मैंने मॉडर्न इंडिया सेलेक्ट किया, मॉडर्न इंडिया में मैंने दलित स्टडीज सेलेक्ट किया, फिर मैंने उसके ऊपर पढ़ना शुरू किया। अब बिकॉज मैं हूँ कालका से, तो कालका इज़ इन हरियाणा, तो मैंने देखा कि पंजाब के ऊपर तो बहुत काम हो रहा है दलित्स के ऊपर, बट मुझे हरियाणा के ऊपर बहुत सारी बुक्स, मतलब एज सच बहुत मटेरियल मिला नहीं। सो आई डिसाइडेड कि मैं जो है हरियाणा के दलित्स के ऊपर काम करूंगी। फिर अब ये अगेन बड़ा है, अब पूरे दलित्स के ऊपर काम करना, फिर मैंने उसको और कट किया और कट किया और कट किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको कट करते जाएंगे। एंड मीनवाइल आपके सुपरवाइजर के साथ आपकी कम्युनिकेशन डेफिनेटली रहती है, आप अपने सीनियर से और लोगों से बात कर सकते हैं, और ज़्यादा आप बुक्स पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद आपने जब अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, एज आई मेंशन, आपने एप्लीकेशन लिख के देनी है, आपका अगर जो क्राइटेरिया है वो भी क्लियर है। और फिर क्या होता है, फिर होती है पोस्ट एनरोलमेंट प्रेजेंटेशन। पोस्ट एनरोलमेंट सॉरी बाद में होती है, पहले एनरोलमेंट होती है। उसमें एक बेसिकली छोटा सा इंटरव्यू होता है, जिसमें आप अपना रिसर्च प्रपोजल लिख के आते हैं। उस रिसर्च प्रपोजल में क्या होता है, बेसिकली आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं उस सारा आप उसमें परफॉर्मा में लिखते हैं कि क्या आपका एरिया रहेगा, क्या आपका टाइम पीरियड रहेगा, क्या आप रिसर्च करेंगे, क्या आप कोशिश करेंगे इसमें पता लगाने की। तो इस तरीके से आपने एक रिसर्च प्रपोजल एनरोलमेंट के दौरान आपने वो दे देना। एक मीटिंग होती है जहाँ पे सारे डिपार्टमेंट के जो चेयरपर्सन हैं और प्रोफेसर्स बैठे होते हैं, आपके सुपरवाइजर बैठे होते हैं, वो आप प्रपोजल जब रखते हैं और वहाँ से एक्सेप्टेंस आ जाती है, फिर आप अपना एनरोलमेंट की जो फीस वगैरह सबमिट कराते हैं, फॉर्म्स होते हैं, और आपका एडमिशन हो जाता है। फिर थोड़े समय बाद होता है पोस्ट एनरोलमेंट प्रेजेंटेशन, कि अब आपको पूरी पीएचडी की जर्नी में टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट को ये बताना पड़ेगा कि आपने क्या काम किया, कितना काम किया, क्या फाइंडिंग्स हुई आपकी। सो उसके बाद होती है पोस्ट एनरोलमेंट, कि ठीक है एनरोलमेंट होगी, आगे का क्या काम किया। सो अगेन सेम प्रोसेस होगा, डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन बैठेंगे और सारे प्रोफेसर्स बैठेंगे, आपके सुपरवाइजर बैठेंगे, और आपको वहाँ पे जाके बताना पड़ेगा कि आपने क्या काम किया है। वो आपसे सवाल भी पूछेंगे, आपको उनका जवाब देना पड़ेगा, आपको वो सजेशंस भी देंगे, वो सारे फीडबैक आपको ध्यान में रखने और उसको नेक्स्ट मीटिंग में आपने उसको जो है और बेटर करना है। सो आगे चलकर एक और प्रोसेस होता है, दैट इज प्री पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है, कोर्स वर्क। अब देखो मैंने जैसे एमए किया, नेट किया, अब मुझे रिसर्च के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। सो इस वजह से 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट ये कंडक्ट करता है और ये करना मैंडेटरी है, क्योंकि इसका जो सर्टिफिकेट है अगर वो आप सबमिट नहीं कराएंगे तो आपकी पीएचडी थीसिस भी सबमिट नहीं होगी, बेसिकली आपका जो जर्नी है आगे नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए आपको बेसिकली क्या करना होता है कि
कोर्स वर्क होता है जिसमें प्रॉपर आपको सब्जेक्ट रिसर्च मेथडोलॉजी, हिस्टोरियोग्राफी, इस तरीके की, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड वो जो भी आपको रिसर्च में हेल्प करेंगे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। और उसके बाद 6 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होता है उसी से रिलेटेड, और उसमें कोई मार्क्स नहीं आते, बस इतना आता है पास और फेल। अगर आप पास हैं तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप फेल हैं तो आपको दोबारा कोर्स वर्क करना पड़ेगा, दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसका रिजल्ट पास नहीं आता आप अपनी थीसिस सबमिट नहीं करा सकते। ठीक है, अब आगे क्या है? ठीक है, कोर्स वर्क हो गया, पोस्ट एनरोलमेंट प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन साथ साथ चलती रहती है। उसके बाद आती है प्री आरडीसी प्रेजेंटेशन। देखिए, आरडीसी या आपने सुना होगा सिनॉप्सिस क्या होती है। सिनॉप्सिस बेसिकली एक तरीके का आपका एक तरीके की पूरी जो थीसिस में आप क्या करने वाले हैं, पीएचडी में आप क्या करने वाले हैं, उसका आप एक क्रक्स प्रोवाइड करते हैं। आप बताते हैं कि आप ये कैसे करने वाले हैं, क्या चैप्टर्स होंगे आपके, क्या रिसर्च मेथडोलॉजी आप यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें आप, इसके साथ रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, वो सारा आप सबमिट कराते हैं। तो आरडीसी से पहले होती है प्री आरडीसी। प्री आरडीसी अगेन सेम मीटिंग, एवरीबडी इज़ देयर, आपके सुपरवाइजर है, चेयरपर्सन है, प्रोफेसर्स हैं, उनके सामने आप ये रिपोर्ट पेश करते हैं जिसमें आप बताते हैं कि आपने अभी तक कौन कौन से लिटरेचर को, कौन कौन सी किताबों को, आर्टिकल्स को, किस किस चीज़ को पढ़ लिया है, उसमें आपको क्या कमी लगी है और आप उस कमी को कैसे पूरा करने वाले हैं, आपके चैप्टर्स क्या होंगे। आप एक ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है वो बना के देते हैं। फिर वहाँ पे आपको जो है सजेशंस आएंगी, एडवाइस आएंगे, फीडबैक आएंगे, वो सारे आपने नोट करने हैं। एंड उसके बाद होता है फाइनल आरडीसी। ये आपको 1 साल से 2 साल के बीच में कराना होता है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, एक तरीके का पीएचडी का एक छोटा माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया, क्योंकि अगर आपका आरडीसी सक्सेसफुल हो जाता है, आपकी सिनॉप्सिस हो जाती है, इसका मतलब आपका जो टाइटल है वो रजिस्टर हो जाता है विद यूजीसी। ठीक है, और उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो टाइटल एक बार यूजीसी के पास सबमिट हो गया, वही टाइटल पे जो है आपकी थीसिस होगी। ऐसा होता भी है कि आपको जब सिनॉप्सिस के बाद आपको लगता है कि यार शायद मेरे को टाइटल में कुछ ये चेंजेस करने थे, मेरी रिसर्च तो कहीं और जा रही है, कुछ भी हो आप वो बदल नहीं सकते। जो आपको एक बार टाइटल मिल गया वो आपकी थीसिस उसी टाइटल से सबमिट होगी। अपना एग्जाम्पल दूं तो मुझे एंड में आके लगा था कि मैं अपना टाइटल बदल के रख दूं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द चमार्स ऑफ हरियाणा, अ केस स्टडी ऑफ अम्बाला डिस्ट्रिक्ट। ये अल्टीमेटली मेरा जो भी मैंने थीसिस में काम किया था ये टाइटल उसका होना चाहिए था। बट बिकॉज मेरे आरडीसी में यही टाइटल था द चमार्स ऑफ हरियाणा स्टडी इन द 20th सेंचुरी, तो मुझे यही एज इट इज टाइटल रखना पड़ा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टाइटल है वो बहुत केयरफुली चूज करिए उसको, मतलब 100% हो जाइए कि यही टाइटल है, और उसके बाद क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, आपकी सिनॉप्सिस खत्म हुई, उसके बाद क्या है, आपकी मीटिंग्स जो है वो कम हो जाएंगी और लोगों के फीडबैक ऑब्वियसली मिलेंगे, बट उस हद तक नहीं, क्योंकि अब आपका टाइटल डिसाइड हो गया है। नाउ इट इज़ बिटवीन यू एंड योर सुपरवाइजर। फिर आप अपना काम करना शुरू करते हैं, आप पढ़ते हैं, आप अलग अलग जगह जाते हैं। जैसे फॉर मेरे रिसर्च के लिए मेरे को काफ़ी सारा मटेरियल मिला था नेशनल आर्काइव्स जो दिल्ली में है, और जो वहाँ पे 3 मूर्ति लाइब्रेरी है, वहाँ पे मुझे बहुत डेटा मिला। मैंने अम्बाला विजिट किया, मैंने बहुत सारी जगह विजिट करी, लाइब्रेरीज विजिट करी, सेंसस डिपार्टमेंट विजिट किया, शेड्यूल कास्ट डिपार्टमेंट्स मैंने हरियाणा के, दिल्ली में, फिर उसके बाद आर्काइव जो स्टेट आर्काइव है, बहुत एरियाज आपको विजिट करने पड़ते हैं। एंड वन मोर थिंग, बिकॉज मेरा सर्वे मेथड मैंने यूज़ किया था, तो क्योंकि मेरे पास इतना डेटा नहीं था, क्योंकि एज आई मैंशन कि इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ है, तो मैं उसको जस्टिफाई कैसे करूँगी। सो आई डिसाइडेड कि मैं एक छोटा सा जो है सर्वे करूँगी। तो मैंने उसके लिए चूज़ किया अम्बाला डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा चंडीगढ़ से पास भी था, और वहाँ पे फिर मैंने जो है कुछ विलेजेस चूज़ किए, कुछ शहर, फिर उस तरीके की कंपैरेटिव स्टडी मैं लेकर आई थी। सो दिस इज़ माय प्राइमरी डेटा। देखिए, अगर आप प्राइमरी सोर्स, क्योंकि सर्वे आपका प्राइमरी सोर्स है, आप ग्राउंड में जा रहे हैं, आप लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, उनसे डेटा ले रहे हैं। सो जब आपका इस तरीके का काम होता है तो फिर आपकी थीसिस जो है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है, और लोग आप पे आसानी से सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो सवाल करेंगे, आपने ग्राउंड रियलिटी देखी है, आप बड़े आराम से उसका जवाब दे सकेंगे। तो ये आपकी ऑथेंटिक स्टडी हो जाती है। और इन माय केस एक तो मेरा मॉडर्न पीरियड था, तो और क्योंकि मेरे पास स्कैरसिटी थी डेटा की, तो आई कंडक्टेड दिस। ठीक है, तो सेंसस डिपार्टमेंट, तो बहुत सारी सोर्सेस को मैंने कलेक्ट किया, अपने सुपरवाइजर से मैं टाइम टू टाइम
डिस्कस करती रहती थी, लिखना शुरू किया, उनको दिखाया, तो इस तरीके से चलता रहता है। इसके साथ साथ सिनॉप्सिस के बाद होती है आपकी 6 मंथली रिपोर्ट, मतलब हर 6 महीने बाद आपको रिपोर्ट देनी पड़ती है डिपार्टमेंट में। सेम सारे लोग बैठेंगे, चेयरपर्सन बैठेंगे, प्रोफेसर्स बैठेंगे और उनको आपको बताना पड़ेगा कि आपने पिछले 6 महीने में क्या किया, तो आपको वो पूरा रिपोर्ट देनी पड़ती है। अच्छा, एक चीज़ मैं और भूल गई कि आरडीसी जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसमें आप देखेंगे जो डीन ऑफ आर्ट्स है, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी के जो डीन ऑफ आर्ट्स हैं वो भी बैठे होते हैं, ठीक है। बाहर से आपके जो है एग्जामिनर तो नहीं बोलते कि, बट बाहर से जो स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं वो भी आते हैं। बेसिकली बाहर से भी एक टीम आती है, मुझे उसके लिए अभी एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है। तो वो टीम से लोग आते हैं, 1-2 लोग होते हैं, डीन होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, तब आपका जो है फाइनल जो टॉपिक है डिसाइड होता है, क्योंकि उसके बाद आपका टाइटल यूजीसी के पास रजिस्टर हो जाएगा। और एक और बात मैं बता दूं, आपके पास ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं ये सब आप बहुत संभाल के रखिए, चाहे वो आपका कोर्स वर्क का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपकी सिनॉप्सिस के बाद वो जो टाइटल रजिस्टर होने का डॉक्यूमेंट है, इसके बाद 6 मंथली रिपोर्ट, क्योंकि हर 6 महीने बाद आपको वो रिपोर्ट देनी पड़ती है और उसकी कॉपी एक आपके पास होती है विद ड्यू साइन ऑफ योर चेयरपर्सन, सबके सिग्नेचर्स के साथ। क्योंकि जब आप अपनी थीसिस सबमिट कराने जाएंगे ये सब डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कराने पड़ते हैं। सो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स एक फाइल बना लीजिए, उसमें सारी चीज़ें रखिए। और इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि आपने बहुत काम किया, आपका लैपटॉप में सारा डेटा था और वो कई बार लैपटॉप खराब हो गया, आपका सारा डेटा चला गया। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप अपने आप को मेल करिए। मैंने तो खैर लास्ट मोमेंट में आ गया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि आपका लैपटॉप ख़राब हो जाता है। तो लास्ट स्टेजेस पे आके मैंने नया लैपटॉप ले लिया था और इसके साथ मेल भी मैं करती रहती थी अपनी फाइल को। इसके साथ साथ हार्ड ड्राइव भी मैंने रखी हुई थी जिस पे मैं सेव करती थी। तो मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज थे, मल्टीपल चीज़ें थी जिसमें मेरा डेटा सेव था, तो कोई चांस ही नहीं था कि मेरा डेटा डिलीट हो जाए। तो उस चीज़ के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आप जब इतनी मेहनत करते हो और लास्ट में आपके पास आपका डेटा नहीं है, फिर आप क्या करोगे। मतलब वो बहुत स्कैरी चीज़ है किसी भी पीएचडी स्कॉलर के लिए। तो प्लीज़ आप अपने डेटा को बहुत ज़्यादा संभाल के, डेटा को संभालने के साथ साथ अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। 6 मंथली रिपोर्ट आपकी टाइम टू टाइम होती रहेगी, आप ड्राफ्ट बनाइए अपने चैप्टर्स के। और हाँ, अगर आपने सर्वे किया है तो आपको उसको जो है उसको स्टैटिस्टिक्स अगर आपको खुद आती है, जैसे मुझे तो स्टैटिस्टिक्स नहीं आती थी, तो मैंने किसी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के सर थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि वो मेरे डेटा को जो है एक प्रॉपर टेबल के फॉर्म में उसको एनालाइज करके दे दे। तो SPSS सॉफ्टवेयर वो लोग यूज़ करते हैं, वो यूज़ किया गया मेरे रॉ डेटा पे और उसके बाद मुझे वो सारे टेबल्स, सारी एनालिसिस मिल गई थी। एंड ही चार्ज सम अमाउंट, 3 या 4 हज़ार उन्होंने लिए थे और उससे मेरे पास बहुत ही अच्छा डेटा आ गया था। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप अपना PhD करते रहते हैं। देखिए, PhD में आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँ, फेलोशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई वॉज लकी इनफ, गॉड वॉज रियली काइंड। मेरा JRF SRF था, मुझे बाकायदा फेलोशिप मिली। अगर आप अभी तो अमाउंट बहुत बढ़ गया है, अभी आई गेस 50,000 हो गया है। तो JRF आपका 3 साल के लिए होता है, 2 साल का आपका SRF होता है, उसमें और अमाउंट बढ़ जाता है। तो जब मैंने शुरू किया था तो 25,000 था JRF और 28,000 था SRF। तो उसमें अच्छा, अगर आप JRF और SRF है तो उसके लिए JRF इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, SRF इज सीनियर रिसर्च फेलोशिप। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देती हूँ JRF और नेट में क्या डिफरेंस है। देखिए, दोनों सेम चीज़ें हैं, बस JRF अगर आपका क्लियर है तो आप PhD जैसे क्या मैं बताती हूँ क्या होता है। UGC नेट का जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो जब आप वो फॉर्म भरेंगे तो आपको अगर JRF चाहिए तो आपको सिर्फ नेट और JRF दोनों पे टिक करना होता है। अगर आप नेट क्लियर करते हैं तो ऑब्वियसली आप एलिजिबल है कहीं पे भी जॉब करने के लिए। बट अगर आप एक JRF करते हैं तो JRF क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स का नेट क्लियर हुआ है उसमें से टॉप 300 जो मेरिट लिस्ट आती है उनका JRF होता है। तो आपके पास आप एलिजिबल हैं जॉब करने के लिए, बट प्लस उसके साथ आपको एक चांस मिल जाता है कि अब जैसे आपका JRF आज क्लियर हुआ है तो विद इन 2 ईयर्स आपको PhD में एनरोल करना पड़ेगा। सो अगर आपने विद इन 2 ईयर्स PhD में एनरोल कर लिया तो 5 साल के लिए आपको फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, JRF SRF। देखिए, सिर्फ JRF SRF ये नहीं होता है। मुझे
राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप मिली थी, जो अलग है। आईसीएसएसआर भी फेलोशिप देता है, बट मेरे केस में अमाउंट वो सेम, तो उसमें भी आप बहुत सारी जगह फेलोशिप्स अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको ग्रांट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल दूँ बहुत पैसे लगते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने तो प्रिंटर खरीदा था, लैपटॉप का खर्चा, बुक्स खरीद रहे हैं आप प्रिंट आउट्स निकाल रहे हैं, आप कॉन्फ्रेंसेज में जा रहे हैं, 10 चीज़ें कर रहे हैं, सो यू नीड अ लॉट ऑफ मनी एंड अ वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, बिकॉज मेंटली इतना आपके ऊपर बर्डन होता है। पीएचडी में ऐसा होता है कि आप कुछ भी 100% इंजॉय नहीं कर रहे, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलता है, अरे काम करना है, काम करना है, पढ़ना है, पढ़ना है। पीएचडी कंप्लीट होने के थोड़े टाइम बाद, इवन अभी भी अगर मैं ना पढ़ूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाय मैंने पढ़ाई नहीं करी। तो वो कुछ इस टाइप का आपका माइंडसेट बन जाता है कि आप अगर पढ़ो ना, आप कुछ ना करो, तो ऐसा लगता है यू आर वेस्ट। सो वो मेंटली आपको सपोर्ट करना, बिकॉज सुपरवाइजर भी आपको डांट रहे हैं, आप काम क्यों नहीं कर रहे, आपके हेल्थ सिचुएशन एक तो खराब। देखिए पीएचडी जब आप करते हैं तो उस समय क्या होता है, 23-24 से लेकर 30 या उससे ज़्यादा एज में भी लोग लेटर स्टेज में भी जॉब करने के बाद भी पीएचडी करते हैं। सो जैसे मेरी 30 ईयर्स से पहले पहले कंप्लीट हो गई थी पीएचडी, तो वो आपकी एक तो मैरिजेबल एज होती है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं। तो मेरे साथ तो 2 बार मुझे इंजरीज हो गई थी, और मेरी रिस्ट में इंजरी हो गई थी, तो मैं टाइप ही नहीं कर पा रही थी। सो वो बड़ा ट्रॉमा आता है। फिर शादी हो गई है, तो शादी हो गई है तो फिर आपको फैमिली के साथ एडजस्ट करना है, तो माय गॉड, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। सो इस वजह से मैं ये बोलूँगी, एक तो फाइनेंशियली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, और दूसरा आपको फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक ऑलरेडी स्ट्रेस चल रहा है, अगर फैमिली भी स्ट्रेस डालेगी सो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आपने लिखना होता है, जब आप लिख रहे हो, तो आपका माइंड शांत होना चाहिए, नहीं तो आप एक लाइन नहीं लिख सकते। कई बार क्या होता था, हम बैठते थे चैप्टर लिखने, कभी कभी तो आप एक एक पेज लिख जा रहे हो, फ्लो बना हुआ है, कभी कभी इतना स्ट्रेस है, कुछ भी आपको एक भी लाइन नहीं लिख पा रहे हो आप। तो इस वजह से आई विल ऑल्सो सजेस्ट डू मेडिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होइए, जैसे कि मेरे को डांस पसंद है, सो मैंने पीएचडी के दौरान डांस क्लासेस ज्वाइन करी हुई थी, तो उससे क्या होता था, सारे दिन का स्ट्रेस मैं वहाँ पे जाके बर्स्ट कर लेती थी। सो इस वजह से कुछ भी ऐसी, रनिंग पे चले जाओ, जिमिंग कर लो, कुछ ऐसी एक्टिविटी, एंड मेडिटेशन आई विल टेल यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने मन को शांत करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो शांत नहीं होगा तो आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। सो ये कुछ मेरी सजेशंस होंगी आपके लिए। और उसके बाद वैसे मैंने इन्जॉय भी बहुत किया है, ऐसा नहीं है कि पीएचडी हर कोई बोलता है स्ट्रेस वाला है, बहुत कुछ है, बिल्कुल वो एक एस्पेक्ट है, बट इसके साथ साथ आपके दोस्त पीएचडी के होते हैं, एंड जो पीएचडी कर रहे हैं वही आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है आसपास के कि पीएचडी कोई एग्जाम है। तो ये जो नोशंस हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है पीएचडी क्या है, ठीक है। सो पीएचडी में आप किताब लिख रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट जर्नी, देयर इज नो एग्जाम, ऑब्वियसली कोर्स वर्क में होता है, बट आप उसके बेसिस पे जज नहीं होते हो। सो लोग बार बार आपसे पूछेंगे, हो गई पीएचडी, हो गई पीएचडी। कोई पीएचडी वाला अगर मेरी ये वीडियो देख रहा है तो वो मेरे से रिलेट कर सकता है, अच्छा कब होगी। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू आंसर, बिकॉज नो बडी विल अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। तो वो ह्यूमर भी आ जाता है आपके, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हो, आप दर्द बांटते हो कि आज सुपरवाइजर ने क्या बोला, आज क्या किया। कई बार काफ़ी इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस भी होती है, एंड यू लर्न फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। कहीं पे आपको लगेगा कि यार हर्डल आ गया, आप समझ नहीं आ रहा, आपका काम रुक गया, अटक गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उस केस में कुछ नहीं, थोड़ी दिन छोड़ दो, चिल करो, माइंड को रिलैक्स करो, और बीच बीच में थोड़ा ट्रिप पे भी जाओ, कहीं घूम के आ जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, वेदर जो भी तुम्हें इजी, फैमिली के पास जाना है वहाँ चले जाओ, उसके बाद आके काम करना शुरू करो, हो जाएगा। स्टक हो गए हो कोई बात नहीं, इट हैपन्स विद एवरीबडी, बट उसकी वजह से प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। रिलैक्स करो, थोड़ा टाइम दो, हो जाएगा, हो जाता है। अगर मैंने कर लिया, आई टेल यू, कोई भी कर सकता है, इट इज़। और ये भी बोलते हैं कि पीएचडी मतलब बहुत बड़ा पहाड़ है, नहीं, आप एंजॉय करो, आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे करना है, अगर आपने वो प्रॉपरली कर लिया तो हो सकता है। बिकॉज मैंने अपनी पीएचडी के दौरान अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ट्रिप मारे हैं। सो आई वेंट टू उदयपुर, कॉन्फ्रेंस भी जा रहे हैं अगर केरला में, तो फ्रेंड्स जा रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं प्लस घूम भी रहे हैं, और बिकॉज यू गेट लॉट ऑफ फेलोशिप, तो वो आपके लिए थोड़ा और ईजी हो जाता है। तो सो आई तो एन्जॉयड माई जर्नी, येस सम पार्ट्स वर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, वो मैं बिल्कुल अग्री करूँगी, पर आपको पता होना चाहिए कि वो आने वाला है, अपने आप को प्रिपेयर करके रखो, और उसको टैकल कैसे करना है वो भी करो, ठीक है।
और इसके साथ-साथ एंड में आते-आते जब आपका ख़त्म हो जाता है, आपका चैप्टर बन जाता है, ठीक है, आपकी थीसिस बन जाती है, उसके बाद आप जो है पहले तो हमारे टाइम में सीधा वन सबमिशन होता था, आजकल प्री सबमिशन भी हो गया है जिसमें कि आप पहले पूरे डिपार्टमेंट के सामने अपनी पूरी थीसिस सबमिट करा देते हो और फिर वो उसमें से फीडबैक देते हैं, उसमें कुछ चेंजेस हैं तो आप कर सकते हैं। एंड लास्ट में आप वो पीएचडी जो है थीसिस सबमिट कराते हैं, वो भी एक बड़ा टास्क है, उसमें एडिटिंग होती है, बहुत चीज़ें प्रिंटिंग करानी होती है, तो आई टेल यू कि आपकी फैमिली या दोस्त उस समय होने चाहिए क्योंकि बहुत काम चल रहा होता है, तो आपको मुश्किल होता है सब मैनेज करना, बट हो जाता है। सबमिशन करा दी आपने और समय पे फ़ाइन भी होता है, अगर 5 साल से ऊपर हो गए तो आपको फ़ाइन भी भरना पड़ेगा, तो प्लीज़ मेक श्योर आपके पास अच्छा पैसा हो, आपके पास सेविंग हो, ठीक है, इसके साथ साथ आपके दोस्त हो, सारा काम हो, आप फिर करा देते हैं सबमिशन। देखिए सबमिशन के टाइम पे एंड अभी जॉब खत्म नहीं हुई, सबमिशन करा दी, अब वेट करिए रिपोर्ट आने की, क्योंकि फाइनली आपका होगा वाइवा, ठीक है। फिर वो वाइवा जो होता है उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, फिर आप जाओ थीसिस सेक्शन में यूनिवर्सिटी के, पूछो हमारी रिपोर्ट कब आएगी, रिपोर्ट कब आएगी। तो ये लंबा प्रोसेस है, मेरे को भी 7-8 महीने लग गए थे मेरी रिपोर्ट आने में, कई बार नेगेटिव रिपोर्ट भी आ जाती है, फिर वो बोलते हैं कि थीसिस, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट पेशेंस आपको पीएचडी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाती है, पेशेंस, हैव पेशेंस, सब हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत होती है, आई नो, बट हैव पेशेंस, ठीक है। वो रिपोर्ट आपकी 1 या 2, आपको पता नहीं होता है आपकी थीसिस किसके पास गई है, सो दैट यू कम टू नो ऑन द डे ऑफ योर वाइवा, क्योंकि जब वो एग्जामिनर आते हैं तभी आपको पता लगता है और वो सब कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। जब आपकी रिपोर्ट आ गई है तो उसके बाद एक डे डिसाइड होता है, जब आपके जो एग्जामिनर हैं जो वाइवा लेने आ रहे हैं वो बाहर से ही आते हैं, वो आपकी यूनिवर्सिटी से नहीं होते, वो बाहर से, वो साउथ से आ सकते हैं, वो दिल्ली से आ सकते हैं, वो किसी भी एरिया से आ सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से आ सकते हैं, वो आते हैं। अच्छा, वो एक बड़ा आपको, क्योंकि अपनी थीसिस को डिफेंड करना है, सो उस केस में सब लोग वहाँ बैठे होते हैं, बिकॉज इट इज़ ओपन फॉर डिस्कशन, कोई भी वो वाइवा अटेंड कर सकता है, और वहाँ पे फिर आपको एक छोटी प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है अबाउट योर थीसिस, उसके बाद आपसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 2 एग्जामिनर्स की रिपोर्ट आती है और चेयरपर्सन होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, और भी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, दे विल गोइंग टू क्वेश्चन यू। रिपोर्ट में जो सवाल हैं उसको आपको पूरा अच्छे से डिफेंड करना होता है। आई वॉज लकी इनफ, क्योंकि जो मेरे एग्जामिनर थे, ही वॉज रियली हैप्पी विद माई वर्क, क्योंकि प्राइमरी डेटा मैंने कलेक्ट किया था और बहुत ही अच्छा रिजल्ट था, मेरी फाइंडिंग्स बहुत अच्छी थी, तो ही वॉज रियली इम्प्रेस्ड, और ऐसा काम पहले देखा नहीं गया था, बिकॉज एज आई सेड कि ज़्यादा किताबें हैं नहीं, सो मेरा पायनियर वर्क था और मुझे रिकमेंड किया गया कि मैं उसको पब्लिश कराऊँ, होपफुली बहुत जल्द मैं करा दूँगी, एंड आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू पीपल, आप ज़रूर उसको देखना। चलिए, अच्छा, फिर वाइवा होता है, ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा, अगर आफ्टरनून में तो डिनर या लंच उसके आगे प्रोसीड करता है। अगेन आई वॉज, द गॉड वॉज रियली काइंड, मेरी गाइड इतनी अच्छी हैं कि उन्होंने जो है बहुत अच्छी जगह जो है डिनर अरेंज किया, जहाँ पे मेरे एग्जामिनर और उनकी वाइफ, मी एंड माई हस्बैंड एंड वो सारे लोग थे, एंड ऑल द कॉस्ट वॉज टेकन बाय माई सुपरवाइजर, सो थैंक यू मैम, अगेन इसके थ्रू मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बट कई जगह ऐसा भी होता है कि आपको पे करना पड़ता है, और कई बार 5 स्टार होटल्स में, कई डिपेंड्स टू यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट्स टू डिपार्टमेंट, क्या कल्चर है, क्या आप फॉलो कर रहे हैं, तो इसीलिए अगेन आई विल से कि आपके पास पैसे होने चाहिए, ठीक है, फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए, आपकी हेल्थ ठीक होनी चाहिए, सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपको एक अच्छी पीएचडी करने के पीछे। तो ये था, पीएचडी वाइवा हो जाता है, बस उसके बाद ख़त्म। उसके बाद आपको फिर थोड़े से जो है क्लैरिकल वर्क करवाने पड़ते हैं, थीसिस सेक्शन में जाके आपको वो साइटेशन और 10 चीज़ें करनी होती है, फिर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में जाके यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे जाके आपको सीडी प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि फिर जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो शोध गंगा के अंडर है, तो उस केस में जो है डिजिटली, मतलब ऑनलाइन आपकी थीसिस अवेलेबल हो, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। खैर, वो सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद आप फ्री हो जाते हैं पीएचडी से, और कॉन्वोकेशन में खैर आपको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, बहुत सुंदर डिग्री आपको मिलती है, आप अपनी फैमिली को वहाँ पे ला सकते हैं। तो अगर पूरी पीएचडी जर्नी का मैं बेस्ट फेज़ बताऊँ तो इज़ द कॉन्वोकेशन, क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है,
और हमारे केस में तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वो उनसे हमने डिग्री रिसीव करी थी। सो इट वाज ट्रूली एन ऑनर। माय पेरेंट्स वर वेरी प्राउड, क्योंकि मैं अपने गांव में पहली पीएचडी हूँ। सो दे वर रियली प्राउड, माय हस्बैंड वाज वेरी प्राउड, द होल फैमिली वाज वेरी प्राउड। सो वो आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ अचीव किया है। और जब वो थीसिस देखते हैं, वो जब आप किताब देखते हैं या आपने लिखी है, तो दैट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट। तो ये है, देखिए कोई भी चीज़ आसानी से तो मिलती नहीं है। अगर आपके नाम के आगे डॉक्टर लग रहा है तो आपको मुफ्त में तो नहीं लगेगा ना, उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अपने आप को साबित तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है, बट उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। एंड बस ये था अबाउट रिसर्च, पीएचडी। थोड़ा पागलपन आपको चाहिए और मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, बट सब कुछ हो जाता है। इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। सो यही था आज इस वीडियो में। आई होप आपको ये पसंद आई हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे बताइए, और मुझे बताइए कि मैं और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आ सकूं। सो थैंक यू अगेन कि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, एंड इन द एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ।